हेलो एंड वेलकम टू प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था एफएए के लिए, कंप्यूटर्स मैंने एफएए के लिए आपको पढ़ाया था। उसके बावजूद जो हमारे जेएसए के स्टूडेंट्स थे उनको मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था और उनका मैंने आईटी पोर्शन भी कंप्लीट किया था। आज मैं जो आपके सामने आया हूँ, सब इंस्पेक्टर का जो आपका सिलेबस है उसमें से जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो आपका मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल वाकिफ़ होंगे इस सिलेबस से। ये आपने देखा होगा हम कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। एक लिमिटेड टाइम है जो आपका जो सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करना होगा, तो कौन सा जो हमारा तरीका रहेगा, किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। आपके साथ ऑलरेडी ये स्ट्रैटेजी सुमित सर ने डिस्कस की होगी, लेकिन मेरा कौन सा तरीका रहेगा ये सिलेबस कंप्लीट करने का, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पोर्शन है कंप्यूटर्स का पोर्शन वो यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। कंप्यूटर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है एफए के लिए, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं या आप मेरे स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। काम सब गैर ज़रूरी है जो सब करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, बस गसब करते हैं। ये तरीका है मेरा कि मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है बच्चों का कि जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उनका किसी भी एंगल से कोई भी ट्विस्ट के साथ अगर एग्जामिनर कल क्वेश्चन पूछता है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है कंप्यूटर्स का सिलेबस। मैंने आपको कंप्यूटर्स की इंट्रोडक्शन पहले भी दी थी एफएए में, लेकिन यहाँ मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या तरीका रहेगा। देखिए, जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है उस लिमिटेड टाइम में सिलेबस को कंप्लीट भी करना है हमने, उसके रिविजन्स भी करना है, उसके लिए एमसीक्यूज भी हमने ट्राई करने हैं। हमारे पास जो सेक्शनल टेस्ट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट्स रहेंगे, वो सभी हमने करने हैं। और इसके लिए हमारे पास कौन सा तरीका रहेगा बता दूं मैं आपको। सबसे पहले जो हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर्स के कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड है हम वो भी आपको देंगे, लेकिन उस पर ही हम मुनहसर नहीं रहेंगे। उसमें कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, जैसे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। और उसके साथ साथ जो आपके सेक्शनल टेस्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद एमएस ऑफिस में हमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है। जब मैं आपको एफए के लिए कंप्यूटर्स पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप हमें कंप्यूटर्स में पीएचडी नहीं करनी है, आप बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमएस ऑफिस में, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा कहीं कहीं पे। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने जो है अपने तरीके से पढ़ाई, वहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका जो मैं कंप्यूटर पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमारे पास ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। जिन प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को हमें दोबारा रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका फ़ायदा भी नहीं बनता है। लेकिन हमें कहाँ कहाँ पे चीज़ों को ऐड करना है, कहाँ कहाँ पे हमें और एडिशनल लेक्चर्स लाने हैं, वो आपको मैं बता दूं। जैसे हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स में हमने और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में हमने और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, या एमएस ऑफिस के रिलेटेड हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वो सारे एडिशनल लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि जहाँ जहाँ पे भी लूप होल्स हमारे रह चुके हैं वो लूप होल्स को हम कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपने ऐप में देखा होगा कुछ लेक्चर्स हमने ऑलरेडी वहाँ पे कंप्यूटर्स के डाले हुए हैं, इसलिए आप उन लेक्चर्स को भी फॉलो करें। साथ साथ हम जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि हमें एडिशनल लेक्चर्स लाने होंगे वो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आपको कहीं पे भी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े देखेंगे तो मैंने स्टैटिस्टिक्स जिस तरह से पढ़ाया था, तो उसके लिए जो जेएसए का सिलेबस था वो 25 मार्क्स का था, लेकिन मैंने 10 मार्क्स के रिलेटेड पढ़ाया था। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं जीएसए वाले जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, इनके मैसेज मुझे आते हैं, कॉल्स आते हैं, कहीं पे भी उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। मैंने ये एसआई का जो सिलेबस है अच्छी तरह से एनालाइज किया है। इसमें जो हमने चीज़ें पढ़नी है वो हम अच्छी तरह से आपको पढ़ाएंगे और आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे सिलेबस में जो दिया गया है वो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक्स हमने देखने हैं सबसे पहले। उसके बाद इसके यूजेजेस कहाँ है, कंप्यूटर कहाँ की एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कौन कौन से फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस है वो हमने देखना होगा। इसके साथ साथ वेरियस फैसेट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जो भी डिफाइनेबल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो। सॉफ्टवेयर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें हम वायरस एंड एंटीवायरस को भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। हम कोई भी ऐसी चीज़ गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे कल हमें एग्जाम हॉल में दिक्कत का सामना करना पड़े। हार्डवेयर के रिलेटेड हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। इसी के साथ साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी हम पढ़ेंगे, इसमें हमने नेटवर्किंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी है और किस तरह इसका यूजेज होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। ये है हमारे पास सिलेबस। हालांकि ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है बहुत ईजी दिख रहा है,
लेकिन ऐसा सिलेबस जो हमारे पास है जो बिल्कुल जनरलाइज्ड फॉर्म में रहता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हमारे पास डायरेक्टली दिए होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं तो तब हमारे पास ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे हमारे एफए के सिलेबस में मेंशन किया गया था। लेकिन जहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म्स में दिया गया है, यहाँ पे हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड यूजेज बताया गया है, या यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेज, यहाँ पे एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया गया है, तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को टच करना होगा और इस तरह से पढ़ना होगा कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दे दूं कि किस तरह से मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, मैं कैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता हूं, ताकि हम फैक्ट्स बेस्ड जो है चीज़ें याद रखते हैं तो फिर वो हम एग्ज़ाम हॉल में भूल जाते हैं, वैसा कोई भी सीन ना हो। देखिए, कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में बताया होगा पहले लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं आपको कि क्या हम पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ आज कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में। कंप्यूटर्स जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से जो एसएसबी का एग्ज़ाम देते आ रहे थे, अरिहंत की एक बुक पकड़ी या किसी और जो है ऑथर की एक बुक पकड़ी और उससे थोड़े से टिटबिट्स याद रखे कंप्यूटर के, और उसके बाद वो कंप्यूटर का एग्ज़ाम देने जाते थे। लेकिन एसएसबी को ये चीज़ बहुत नागवार हुई और एसएसबी ने ये चीज़ समझी कि बच्चे जो है तो एक छोटी सी बुक पढ़ के कंप्यूटर्स को बहुत लाइट ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंप्यूटर के स्ट्रेटजी में, जो एग्जामिनर है उसके स्ट्रेटजी में कुछ चेंज लाई, यानी कि अब क्वेश्चन थोड़े डीप पूछने लगे, अब क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल पूछने लगे, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूँ कि हमारा जो कंप्यूटर्स का सिलेबस है हम इस तरह से पढ़ेंगे ताकि कल को अगर आपको कोई पूछता है कंप्यूटर्स के बारे में तो आप उसको बता सके कि कंप्यूटर्स है क्या, आपको इंटरनल पार्ट्स एज वेल एज एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पता चले। कल आप अगर किसी को पढ़ाएंगे तो आप इस तरह से पढ़ाएं जैसे आपने कंप्यूटर को समझा हो अच्छी तरह से। ठीक है, तो जैसे आइंस्टाइन साहब ने कहा था, इफ़ यू कांट मेक इट अंडरस्टैंड वेल यू हैव नॉट अंडरस्टूड वेल एनफ। अगर आप किसी को अच्छी तरह से समझा नहीं सकते हैं, इसका मतलब है कि आपने खुद इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझा है। तो हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल बेस पे ये इस चीज़ को समझेंगे और विद इन लिमिटेड टाइम आपका कंप्यूटर बिल्कुल एकदम से कंप्लीट होना चाहिए, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। चलिए देखते हैं कंप्यूटर्स क्या है। ये जो कंप्यूटर्स है, बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके बारे में बताई गई है, कुछ ऐसे भी हैं जो मिथ्स हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई सब्जेक्ट को पढ़ना चाहें तो पहले उसके बारे में ये देखें कि हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, जिस वजह से, जिस वजूहत के बिना पे ये सब्जेक्ट वजूद में आया, ये सबसे पहले देखना होता है। किसी भी सब्जेक्ट के लिए पहले वाई देखना होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नीड ऑफ कंप्यूटर्स और वाई कंप्यूटर्स, ज़रूरत क्या पड़ी कंप्यूटर की। देखिए, हमारे पास जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, उन कैलकुलेशंस को करने के लिए, जो बड़ी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, उनको कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करने के लिए या उनको कंप्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। अगर हमारे पास कुछ करोड़ों या मिलियंस ट्रिलियंस में हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, दैट वाज नॉट इवन पॉसिबल, ठीक है, विथ ह्यूमन माइंड। या ऐसा भी हो सकता था कि उसके लिए मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते थे और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा था। ये चीज़ को ब्रेक डाउन करने के लिए कंप्यूटर वजूद में आया। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस वगैरह है, उन चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, मैन पावर कम करने के लिए, टाइम कंजप्शन कम करने के लिए, या फिर एक्सपेंसेस कट डाउन करने के लिए कंप्यूटर्स वजूद में आए। सबसे पहली बात यह है कंप्यूटर का वजूहात की किस बिना पे कंप्यूटर वजूद में आया। अच्छा, कहाँ से ये सफ़र हुआ, इस सफ़र को देखेंगे। पहला कंप्यूटर जो वजूद में आया उसका वज़न कम से कम 27 टन था, बहुत भारी था ये 27 टन। ठीक है, आप इसको क्विंटल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई 10 करके आप इसको जो है क्विंटल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उस टाइम इसका जो एरिया था वो है 1800 स्क्वायर फीट। 1800 स्क्वायर फीट अगर आप देखेंगे छोटे मोटे गाँव के बराबर है, इतना बड़ा था आपका कंप्यूटर। यहाँ से सफ़र हुआ कंप्यूटर्स का, और जो पहला माउस था वो बनाया गया था वुडन का। वहाँ से ये सफ़र स्टार्ट हुआ, और आज अगर आप देखेंगे ये कंप्यूटर्स कुछ ग्राम्स में जो है मिलता है आपको, कुछ सेंटीमीटर्स का साइज़ भी रहता है। आपके पास जो स्मार्ट वॉच वगैरह है,
जो छोटे मोटे कंप्यूटर डिवाइसेस है, PDAs हैं जो आपके, वो बहुत छोटे साइज़ के रहते हैं। और ये माउस का भी इसमें जो है रिवोल्यूशन एक आया, वुडन से लेकर अब आपको ऑप्टिकल और वायरलेस माउस भी आज अवेलेबल है। ये सफ़र सारा जो कंप्यूटर्स का स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम जनरेशन्स में पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के में पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें हम, ये है पूरा सफ़र कंप्यूटर्स का। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो कंप्यूटर्स है, अगर आपने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू आया कि क्यों कंप्यूटर्स वजूद में आया, कहाँ से इसका सफ़र हुआ, और आज देखिए इसमें एडवांसमेंट कितनी आई। कंप्यूटर जो वर्ड है, पहले पहल अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग देखिए, वो होता है टू कैलकुलेट, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना या किसी चीज़ को कंप्यूट करना, ठीक है, हल करना, सॉल्व करना, किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कैलकुलेशंस करना या कंप्यूट करना किसी चीज़ को, तो उसको हम कहते थे कंप्यूटर। उसको हम कहते हैं लिटरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग में उसको कंप्यूटर कहते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर जो है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर से डिराइव हुआ है कंप्यूटर। पहले पहल कहा करते थे, ये जो कंप्यूटर है, अगर हम देखेंगे, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये तो सब कहते थे, ठीक है। यही है डिफिनीशन। मैंने आपको कहा कुछ ऐसी है जो मिथ्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैक्ट बेस्ड है। मैं यहाँ पे आपके मिथ्स को भी क्लियर कर, जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको भी क्लियर करने आया हूँ, और साथ साथ आपको बताऊँ कि एक्चुअल में जो है फैक्ट्स क्या है इसके रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर एजुकेशनल, ट्रेड एंड रिसर्च, ये पहले पहल कहते थे, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स है ज़्यादातर ट्रेड और रिसर्च में ही इस्तेमाल होते थे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, ये डेफिनेशन अगर आप ऑन प्लेटफॉर्म पे लाएंगे, तो आप देखेंगे ये हर एक चीज़ पे हम इसको जो है प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हर एक फील्ड में अवेलेबल है। चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाए, ठीक है, चाहे आप एरोनॉटिक्स में जाए, चाहे आप फिजिक्स में जाए, चाहे आप केमिस्ट्री में जाए और बायोलॉजी में जाए, किसी भी सब्जेक्ट में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो डिफिनेशन है आज के टाइम में, ये जो है ऑब्सलीट हो जाती है, ये नल एंड वॉइड हो जाती है डेफिनेशन, ठीक। अच्छा, तो मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये जो 1940s तक ये कंप्यूटर वर्ड जो होता था, ये इस्तेमाल होता था। 1940s तक जो शख्स, कोई भी शख्स जो कैलकुलेशंस करके देता था, उसे कंप्यूटर कहते थे। फॉर एग्जांपल, कोई है, कोई शख्स है, विजय है एक शख्स, या हम अब्दुल गफ़ार के नाम से जानते हैं किसी शख्स को, अगर वो कैलकुलेशंस जानते थे, उसको कंप्यूटर कहते थे। उसको अब्दुल गफ़ार नहीं कहते थे, बल्कि उसको कंप्यूटर कहते थे। तो इंडिविजुअल डूइंग कैलकुलेशंस, उसको 1940s तक कंप्यूटर कहते थे, पहले पहल। तो पहले भी एक जो था मिसनोमर ही था, हम कह सकते थे, हम कह सकते हैं कि ये एक जो है मिथ था कि कोई भी शख्स जो कैलकुलेशंस करता था, उसको हम कहते थे कंप्यूटर, 1940s तक। उसके बाद एक और दौर आया 1897 ऑनवर्ड्स तक, जो भी मशीन कैलकुलेशंस करके देती थी, उसको हम कंप्यूटर कहते थे। कोई भी कैलकुलेटिंग मशीन हो जो कैलकुलेशंस करके देती थी, चाहे कैलकुलेटर हो या कोई और डिवाइस हो, उससे हम कंप्यूटर कहते थे। यानी कि पिछले ज़माने में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर को, कैलकुलेटर को ही कंप्यूटर कहते थे। लेकिन 1945 ऑनवर्ड्स में एडवांसमेंट आई। तो 1945 ऑनवर्ड्स में जो डेफिनेशन बनी कंप्यूटर की, वो एक सॉलिड डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कंप्लीट एंड कंक्रीट डेफिनेशन है कंप्यूटर की, जो आज भी वैलिड है, जो हमेशा के लिए वैलिड रहेगी। देखिए वो डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर जो हमारे पास है, प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये चीज़ों को आप तोड़ के मैं आपको बता दूं, आपने अगर मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई होगी, लेकिन यहाँ पे क्विक रिव्यू में आपको बता देता हूँ। प्रोग्रामेबल होता है वो कोई भी चीज़ जो किसी और के इशारे पे चलता है, जो किसी और के कहने पे चलता है, उससे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल। यानी कि जिस चीज़ को आप इंस्ट्रक्शंस दें, वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, उससे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल। क्लियर। तो डिजिटल यानी कि जो डिजिटल सिग्नल पे काम करता है। हमारे पास दो तरह की सिग्नल होती है, एक होती है कंटिन्यूअस सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हमारे पास या ज़ीरो होता है या वन होता है, ठीक है, या ज़ीरो होता है या वन होता है, लेकिन कंटिन्यूअस सिग्नल हमारे पास इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा,
तो ये डिजिटल भी हुआ। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया है, अगर आपने पहला लेक्चर देखा नहीं देखा है तो बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो होता है जो कम छोटी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जो हैवी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है उसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं, न कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। याद रखें, जो कम एनर्जी पे चलता है उससे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। जो हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चलता है उसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्योंकि कंप्यूटर्स में अक्सर जो है कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कुछ वोल्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी कंप्यूटर जो है इसको इडियट बॉक्स भी कहते हैं, जो आजकल कुछ लोग जो है टीवी को भी कहते हैं। लेकिन इडियट बॉक्स क्यों कहते हैं, दो चीज़ें हैं, एक है इडियट, एक है स्टूपिड, ठीक है। इडियट वो होता है जो खुद के कहने पे कोई काम करता है, ठीक है। सॉरी, स्टूपिड वो होता है जो खुद के कहने पे कोई डिसीजन लेता है। इडियट वो होता है जो किसी के इशारे पे या किसी के कहने पे कोई काम करता है। अगर आप किसी शख्स को कहेंगे कि आपको इस ब्रिज से कूदना होगा तो उस ब्रिज से कूदेगा, तो इसका मतलब है वो इडियट है। लेकिन अगर कोई शख्स जाता है खुद ही ब्रिज से नीचे कूदता है तो उसे हम स्टूपिड कहेंगे। कंप्यूटर को इसलिए भी इडियट कहते हैं क्योंकि ये खुद कुछ भी नहीं करते हैं। कंप्यूटर को जब तक इंस्ट्रक्शंस ना दी जाएं तब तक कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता है। हमारे पास एक रोम होता है जिसमें हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी प्रोग्रामर ने फीड की होती है, वही इंस्ट्रक्शंस पे आपका कंप्यूटर काम करता है, खुद ये कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल, इसलिए इसको इडियट भी कहते हैं। यानी कि इसको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको जो इशारे दिए गए हैं, उन इशारों पे ये काम करता है, इसलिए कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल डिवाइस कहते हैं। डिजिटल सिग्नल पे चलता है, यानी कि जीरोज और वंस पे ही ये काम करता है, ना कि एक कंटिन्यूस सिग्नल है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि इसमें हम बाइनरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बाइनरी मतलब जीरोज और वंस पे ही ये काम करता है। एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है आपका कंप्यूटर, वो है 0 एंड 1। तो जीरोज और वंस को हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या आप डिजिटल भी कह सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नल पे चलता है आपका कंप्यूटर, इसलिए इसको कहते हैं डिजिटल डिवाइस। हैवी एनर्जी पे नहीं चलता है बल्कि एक कम एनर्जी पे चलता है, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट एंड कंक्रीट डेफिनेशन क्या बनी आपकी कंप्यूटर की, प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरों के इशारे पे चलने वाला, डिजिटल सिग्नल पे चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ही हम कंप्यूटर कहते हैं। दिस इज द कंक्रीट कंप्लीट डेफिनेशन फॉर कंप्यूटर। क्लियर। अच्छा, कंप्यूटर जो है इसको कभी कभी डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, कुछ लैंग्वेज में इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को प्रोसेस करता है। हमारे पास जो रॉ फॉर्म में डेटा होता है उसको कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करके हम एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक प्रोसेसड इंफॉर्मेशन के सूरत में हम जो है प्रेजेंट कर सकता है कंप्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन। अब इसको यहाँ से रॉ डेटा देते हैं, उस रॉ डेटा को कंप्यूटर कन्वर्ट करता है एक प्रोसेस्ड डेटा में, इसलिए इसको डेटा प्रोसेसर भी कहते हैं। या जैसे मैंने आपको कहा, इसको इडियट बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों के इशारे पे चलने वाला डिवाइस है, ठीक है। खुद कुछ भी नहीं कर सकता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो आपके पास रोम चिप होती है, अगर उसको निकाल दें, अगर उसमें जिसमें जो प्रोग्राम्स फीड किए गए होते हैं, अगर उनको आप निकाल दें तो कंप्यूटर खुद कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसको इट्स ऑल्सो नोन एज डेटा प्रोसेसर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इडियट बॉक्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हमने ओवरऑल जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर सारा इतना है, इसी पे जो ये कहानी है कंप्यूटर की वो इसी पे मुनहसर है। इसमें चार चीज़ें होती हैं जिसको हम आईपॉस भी कहते हैं। इनपुट होता है, ठीक है, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, आउटपुट मिल जाता है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जिसको हम आउटपुट कहते हैं। और आपके पास और एक जो है सोर्स है, या और एक आपके पास जिसे हम कह सकते हैं, कंप्यूटर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसे हम स्टोरेज कहते हैं, जहाँ पे चीज़ों को आप स्टोर रख सकते हैं। तो इसी का बना हुआ होता है आईपॉस का, इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट और स्टोरेज का बना हुआ होता है आपका कंप्यूटर। इसी में हमारे पास हार्डवेयर भी आता है, इसी में हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आता है, या आप अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के हमारा कंप्यूटर बनता है, ठीक है। तो यह आपका बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में हम इनपुट देते हैं, एक रॉ फॉर्म में डेटा देते हैं, उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, प्रोसेसर के द्वारा, जिसको आप सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसर इसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। अगर आपको आउटपुट नहीं चाहिए तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं।
ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कंप्यूटर का। तो इस तरह से हम हर एक लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरह से सर्जरी करके उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, कहीं पे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से हमारा रहेगा आपका आगे का प्रोसेस। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो भी आपको टॉपिक मिलता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको हम टॉपिक वाइज टेस्ट के नाम से यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने हार्डवेयर ख़त्म किया, सॉफ्टवेयर ख़त्म किया, उसके बाद आपको उसका सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा, साथ साथ मॉक टेस्ट्स भी मिलेंगे, जहाँ पे हम जो है सभी सब्जेक्ट्स का एक मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम तक बिल्कुल रेडी हो जाए, आपको कहीं पे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमारा जो मेन फोकस है यहाँ ट्रिपल एस में, आपने देखा होगा बहुत हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं ऑनलाइन, हम किसी की मुखालफत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस यही रहता है कि बच्चों की सिलेक्शन हो जाए। हमारा और कोई भी फोकस नहीं है कि बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जितने भी जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट हो जाए। यही हमारा मेन मोटो है, यही हमारा मेन मोटो है ट्रिपल एस की पूरी टीम का। तो प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखें। लेकिन हम सिर्फ आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करना आपका काम है, मेहनत करना आपका काम है। अगर आप साथ देंगे, हम आपका साथ देने के लिए तब तक तैयार है जब तक ना आपकी सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों से यही यहाँ पे ही मैं इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ जहाँ जहाँ पे हमें एडिशनल लेक्चर्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ हम सेक्शनल टेस्ट्स में ज़रूर मिलेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों से इजाज़त लेते हैं यहाँ पे। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।